नमस्कार। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम जनादेश 2023 में आपका स्वागत है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का शंखनाद राजस्थान में हो चुका है। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के गठन को लेकर प्रदेशवासी 25 नवंबर को मतदान करेंगे, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। जनादेश जिसके साथ होगा उसी राजनीतिक दल की सरकार बनेगी। प्रदेश की जनता अपनी समस्याओं और मुद्दों को लेकर 25 नवंबर को अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगी। जनादेश 2023 की आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भरतपुर और धौलपुर के विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दों और राजनीतिक समीकरणों की। विधानसभा क्षेत्रों में आज भरतपुर, बयाना, नदबई, बेर, डीग, कुम्हेर, कामा, नगर, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी और राजाखेड़ा शामिल है। इन क्षेत्रों के मुद्दों और राजनीतिक समीकरणों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार गुलाब बत्रा जी। इससे पहले हम चर्चा को शुरू करें, आइए देखते हैं भरतपुर और धौलपुर के विधानसभा क्षेत्रों की ये खास रिपोर्ट। भरतपुर में आज चर्चा करेंगे भरतपुर, बयाना, नदबई, वैर, डीग, कुम्हेर, कामा और नगर विधानसभा सीटों की। बात की जाए कामा विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ कुल मतदाता 2,64,516 हैं, जिनमें 1,41,500 पुरुष और 1,23,012 महिलाएं हैं। यहाँ ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 4 है। पिछले चुनावों में कांग्रेस से जाहिदा खान ने भाजपा प्रत्याशी जवाहर सिंह को 39,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। नगर विधानसभा में कुल मतदाता 2,48,395 हैं, जिनमें 1,32,530 पुरुष और 1,15,864 महिला व 1 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। नगर विधानसभा सीट पर 2018 में वाजिब अली ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नेम सिंह फौजदार को 25,000 से अधिक मतों से हराया था। अब वाजिब अली को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है तो बीजेपी ने जवाहर सिंह को टिकट दी है। डीग कुम्हेर में कुल 2,54,914 मतदाता हैं, जिनमें 1,35,085 पुरुष और 1,19,828 महिला मतदाता हैं। यहाँ 1 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। 2018 में कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह ने भाजपा के शैलेश दिगंबर सिंह को लगभग 8,218 वोटों से हराया था। इस बार भी विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस से और भाजपा से डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। भरतपुर विधानसभा में 2,47,143 मतदाता हैं, जिनमें 1,45,697 पुरुष और 1,31,435 महिला मतदाता हैं। यहाँ 11 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भाजपा के विजय बंसल को हराया था। नदबई विधानसभा में कुल मतदाता संख्या 2,89,968 है, जिनमें 1,55,053 पुरुष और 1,34,915 महिला मतदाता हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के जोगिंदर सिंह अवाना ने भाजपा के कृष्णेंद्र कौर दीपा को हराया था। इस बार कांग्रेस ने जोगिंदर सिंह अवाना को और भाजपा ने जगत सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। वैर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,70,998 मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,45,040 और महिलाएं 1,25,958 हैं। एससी आरक्षित इस सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के भजन लाल जाटव ने भाजपा प्रत्याशी राम स्वरूप को 15,000 वोटों से हराया था। इस बार पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली को भाजपा ने टिकट दिया है और भजन लाल जाटव को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। बयाना विधानसभा सीट भी एससी आरक्षित सीट है।
इस क्षेत्र में कुल 2,65,098 मतदाता हैं, जिनमें 1,42,020 पुरुष और 1,23,076 महिलाएं शामिल हैं। यहाँ 2 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अमर सिंह जाटव ने भाजपा की रितु बनावत को हराया था। कांग्रेस ने फिर से अमर सिंह जाटव पर भरोसा जताया है और भाजपा ने बच्चू सिंह बंसीवाल को टिकट दिया है। भरतपुर को राजस्थान का पूर्वी सिंहद्वार भी कहा जाता है। बात की जाए भरतपुर के प्रमुख मुद्दों और समस्याओं की, तो भरतपुर जिले में पर्यटन के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं। शहर में रोजगार के साधन नहीं हैं। यहाँ भी ERCP सबसे बड़ा मुद्दा है। भरतपुर में दशकों से बंद पड़ी फैक्ट्रियां बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। चंबल प्रोजेक्ट के तहत पूरे जिले में पानी ना पहुंचना भी सबसे बड़ी समस्या है। इतनी संभावनाएं हैं भरतपुर के अंदर। अगर कोई भी विधायक चुना हुआ विधायक अगर चाहे तो भरतपुर में पर्यटन की दृष्टि से इतनी विकास ला सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि देखिए, नहर है हमारे यहाँ सुजानगंगा नहर, हालांकि वो अभी तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है। अगर उसके लिए अच्छा खासा बजट लाके और उसको एक लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम में लेके, जैसे उदयपुर, माउंट आबू और ये अजमेर वगैरह में है, उनमें अच्छा पर्यटन आ सकता है। जैसे टूरिस्ट हमारे घने में आता ही है, और वो टूरिस्ट अगर बाज़ार में आएगा घना, क्योंकि नहर जो है वो बाज़ार के बीचों बीच है, अगर वहाँ आएगा तो टूरिस्ट के आने से शहर डेवलप होगा, विकास बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, जैसे चौपाटी वोपाटी बन सकती है। विकास के लिए तो अभी भरतपुर में एजुकेशन, चिकित्सा और रोजगार, इनकी बहुत आवश्यकता है। ये इनमें अभी विकास की बहुत ज़रूरत है कि अगर यहाँ पर एजुकेशन होगी तो एजुकेशन हम भी तैयार होगा, बच्चे योग्य बनेंगे, रोजगार होगा तो रोजगार पे यहीं लगेंगे, नहीं तो बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ उद्योग खुलेंगे, फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, जिससे रोजगार बढ़े। जैसा विधायक आए कि यहाँ उसके रोजगार के बारे में बहुत ज़्यादा जोर देकर रोजगार के लिए कार्य करें, जिससे कि यहाँ बेरोजगारी है वो कम हो, तो काम धंधे चले, जिससे कि आदमी ये आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त ना हो। भरतपुर जिला शुरू से ही समस्याग्रस्त रहा है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या औद्योगिकरण विकास की है। 30 साल पहले तक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थीं, वो सारी बंद हो गई हैं। जिला मुख्यालय पर फैक्ट्रियों के नाम पर अब कुछ भी नहीं बचा है सिवाय ऑयल मिल्स के। इसके अलावा जो बड़ी फैक्ट्रियाँ थीं सब बंद हो गई, चाहे वो सिमको हो, चाहे वो डालमिया हो, चाहे वो GW हो। इसके अलावा इनके साथ सहयोग के रूप से जो फैक्ट्रियाँ काम करती थीं वो सारी बंद हो गई हैं। इस कारण यहाँ पर बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी है। इस ओर किसी भी दल ने प्रयास नहीं किया इस समस्या से निपटने के लिए। अभी भी इस सरकार में 5 साल के दौरान कागजी तौर पर तो बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन क्रियान्वयन निचले स्तर पर उसका नहीं हो पाया। चाहे वो भरतपुर का मामला हो, चाहे वो डीग का मामला हो। भरतपुर में सबसे बड़ी समस्या जो आम लोगों को सीधे हिट करती है, वो मार्केट के अंदर जो है सबसे जाम होने की स्थिति है। घने के लिए पानी की समस्या परमानेंट, इसका कोई निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। जब से पांचना बांध से इसका पानी आना बंद हुआ है। इसका निराकरण तभी हो सकता है जब पांचना बांध से इसके पानी का पहले की तरह ही आना शुरू हो। अब आवश्यकता इस बात की है कि भरतपुर शहर में एक तो ड्रेनेज सिस्टम है, उसको प्रॉपर तरीके से हो। नहर के ऊपर आपका जो कार्य है, इसका पुनर्निर्माण का, इसका मरम्मत का कार्य बुक किया जाए, स्वच्छ पानी की इसमें आपूर्ति हो। जनादेश में आज बात करेंगे धौलपुर, बाडी, बसेड़ी और राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की। बसेड़ी विधानसभा सीट SC आरक्षित सीट है। इस क्षेत्र में कुल मतदाता संख्या 2,02,635 है, जिनमें 1,10,271 पुरुष और 92,363 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। यहां से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाड़ी लाल बैरवा ने भाजपा के छीतरिया जाटव को 17,000 से अधिक वोटों से हराया। इस बार बसेड़ी से कांग्रेस ने संजय जाटव को
और भाजपा ने सुखराम कोली को टिकट दिया है। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2,36,762 हैं, जिनमें 1,27,196 पुरुष और 1,09,564 महिलाओं सहित 2 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के गिरिराज सिंह मलिंगा ने भाजपा के जसवंत गुर्जर को हराया था। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की बात करें तो यहाँ 2,22,420 वोटर हैं, जिनमें 1,18,244 पुरुष और 1,04,174 महिलाओं सहित 2 ट्रांसजेंडर हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी शोभा रानी ने कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराकर चुनाव जीता। ये दोनों रिश्तेदार हैं। शिवचरण कुशवाहा शोभा रानी के जीजा हैं। अब शोभा रानी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। इस बार शोभा रानी को कांग्रेस ने धौलपुर से टिकट दिया है। वहीं इस सीट से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा भाजपा से प्रत्याशी हैं। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,14,084 मतदाता हैं, जिनमें 1,15,278 पुरुष और 98,804 महिलाओं सहित 2 ट्रांसजेंडर हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रोहित बोहरा ने भाजपा के अशोक शर्मा को हराकर जीत दर्ज की। इस बार भी कांग्रेस ने रोहित बोहरा को टिकट दिया है। धौलपुर जिले में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी और पेयजल की समस्या का है। इसके साथ ही यहाँ बढ़ते अपराध को रोकना भी लोगों की मुख्य मांग है। किसानों को पेयजल की समस्या और सिंचाई में होने वाली दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र की महिलाओं की मुख्य मांग महिला अपराध पर रोक लगाना है। मैं धौलपुर को कुछ देखा ही नहीं, पूरा जलमग्न धौलपुर रहा। धौलपुर की आम जनता के घरों में महीना और पानी भरा हुआ है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। धौलपुर की स्थिति बहुत दयनीय है। मैं जवाबदेही सरकार चुनना चाहता हूँ कि जो आम जनता के दर्द को जाने, महिलाओं को दर्द के जाने, विद्यार्थी के दर्द को जाने। तो महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहे हैं और बच्चों पर बच्चों के बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगी जो सरकार आए वो महिलाओं को सुरक्षा दे और जो रेप केस हैं वो कम करे। जो भी सरकार आए आगे के भविष्य में यहाँ से 40 किलोमीटर रेंज में जो हमारी कान है उनको ओवरलोड उनको खोला जाए, उनको परवल विभाग द्वारा उनको पत्थर के निकासी दी जाए। मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ चंबल बजरी का भी अच्छा काम है, उसको भी यहाँ अगर सरकार की मंशा अच्छी होगी तो कम से कम 200 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। हमारे युवा जो आज चारों तरफ भटक रहे हैं और ट्रैक्टरों द्वारा जो दुर्घटना हो रही है वो दुर्घटना को रोका जाएगा। बेरोजगार की जो युवाओं की भीषण समस्या है, जो पेपर लीक हुए हैं उनसे सरकार के ध्यानाकर्षण करूंगा। इससे आगे बेरोजगारों को रोजगार मिले और किसानों को पानी और सिंचाई के लिए पानी मिले। रोजगार की विपुल संभावना है, उसके बावजूद राजनीतिक उपेक्षा के चलते यहाँ रोजगार का विकास नहीं हुआ। बेरोजगार लोग आपराधिक गतिविधियों की ओर अग्रसर होते गए। राजनेता चाहते तो यहाँ लाल पत्थर का व्यवसाय बहुत जिसने विदेशों में अपनी पहचान बना रखी है वो अच्छी तरह से चल सकता था और बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता था। इसी तरह से बहुत सी इकाइयाँ बंद पड़ी हैं जो आज तक शुरू नहीं हुई हैं, उनमें भी रोजगार के उपलब्ध संसाधन हैं। उसके बावजूद भी राजनीतिक उठापटक के चलते राजनीतिक इकाइयाँ शुरू नहीं हुई हैं। धौलपुर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों के कुल मिलाकर ये मुद्दे थे जिन्हें लेकर वो 25 नवंबर को अपना मतदान करेंगे और एक अच्छी सरकार चुनेंगे। धौलपुर से डीडी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र बिदौलिया की रिपोर्ट।
धौलपुर और भरतपुर के विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दों और समस्याओं पर बात करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार गुलाब बत्रा जी। सर, सबसे पहले इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी सर, चर्चा को शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न, भरतपुर और धौलपुर का जो अस्तित्व है वो राजस्थान के लिहाज से कितना कुछ महत्वपूर्ण है? देखिए सोनी जी, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, इसको इसलिए पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार, इसलिए भरतपुर को और धौलपुर को मिला करके राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है जी। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इसका एक महत्व है जी। आज से 40 साल पहले, लगभग 1982 में जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने जी और धौलपुर को नया जिला बनाया था जी। और उसमें बहुत बड़ी भूमिका आदर्श किशोर सक्सेना, जो वहीं के पले बड़े थे धौलपुर के, वो 1982 में नया जिला बना। ये पहले धौलपुर भरतपुर जिले का ही हिस्सा हुआ करता था। और धौलपुर का अपना एक विशेष महत्व है। धौलपुर स्टोन के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है जी। दिल्ली का लाल किला इसी धौलपुर स्टोन से बना जी। और इसका एक हिस्सा जो है सरमथुरा धौलपुर का जी। उसका जो गुलाबी धौलपुर का स्टोन एक तो लाल पत्थर है, एक हल्का गुलाबी। आगरा में जो बसपा है पार्टी, उसका जो चुनाव चिन्ह हाथी, उसी गुलाबी पत्थर से पिंक, ये नए संसद भवन के निर्माण में भी इसका राम मंदिर का निर्माण भी इसमें हुआ है। और जो धौलपुर है, धौलपुर में एक तीर्थ है मचकुंड जी। वो मचकुंड जो है, जैसे अपने यहाँ पुष्कर को तीर्थराज पुष्कर कहा जाता है, मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। ये कुल मिलाकर ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है। राजनीति की दृष्टि से जो भरतपुर और धौलपुर का जो वर्चस्व है वो क्या लगता है आपको, किस तरीके से अपने वर्चस्व को साबित कर रहा है? देखिए, धौलपुर और भरतपुर, इसकी जो सीटें हैं 4 और 7 11 सीटें हैं दोनों जिलों में मिला करके। 4 सीटों में अगर पिछले चुनाव में देखें तो धौलपुर और भरतपुर को मिला करके इन दोनों जिलों में भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 सीट, क्योंकि पिछले कई चुनाव हुए हैं उसमें भरतपुर और धौलपुर की जो राजनीतिक रूप से जो क्षमता है उसको एक तरीके से कभी सुर्खियों में रही नहीं, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में इनके भी जो राजनीतिक हलचल है वो सुर्खियों में पूरे राजस्थान में। नहीं, देखिए, राजनीतिक दृष्टि से भरतपुर और धौलपुर, यानी धौलपुर को अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें कि धौलपुर ऐसा स्थान है जहाँ से 2 मुख्यमंत्रियों को जी मौका मिला है। वसुंधरा राजे ने अपनी पहला सफर 1985 में धौलपुर से शुरू किया था जी। हालांकि उसे एक चुनाव के बाद वो हार गई जी। और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत भी धौलपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो उस लिहाज से धौलपुर का विशेष महत्व है। राज्य सरकार में भरतपुर से 2 मंत्री भी हैं जी। अभी इस समय 2 मंत्री हैं और 3 मंत्री हैं। अच्छा, विश्वेंद्र सिंह जी भी मंत्री हैं, बिल्कुल, डॉक्टर सुभाष गर्ग भी मंत्री हैं और भजनलाल जाटव भी सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं। तो भरतपुर और धौलपुर राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अगर पिछले इतिहास में जाएं, तवज्जो दी जा रही है कि भरतपुर से केंद्रीय मंत्री राज बहादुर, भरतपुर से जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, ये सारा राजनीतिक दृष्टि से दोनों जिले बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बात सही है कि उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ, क्योंकि देखिए पूर्वी राजस्थान का हिस्सा जो उत्तर प्रदेश से लगता है और ये भरतपुर और धौलपुर इस राजस्थान के हिस्से, तो एक सैंडविच की स्थिति में है जी। तो जो तरजीह मिलनी चाहिए थे कि यहाँ राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान के शासन प्रशासन में उस अपेक्षाकृत तो स्थान नहीं मिल पाया किसी कारणवश राजनीति। दूसरा, वहाँ की जो पार्टियाँ की आपस की गुटबाजी थी, वो गुटबाजी भी कहीं ना कहीं इसके लिए निर्णायक हो रही। दूसरा, एक जातीय समीकरण है, जो जातीय समीकरण अलग अलग क्षेत्रों में, समीकरण तो बहुत बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। फिलहाल जब भरतपुर की जनता से बात करी गई और उनकी मुद्दों और समस्याओं को जाना गया, तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ आज भी पेयजल की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। पानी भी उनको मीठा पानी अवेलेबल नहीं है, खारा, अधिकांश जगहों पे खारा पानी है। देखिए, भरतपुर जो है नमक भी उत्पादन होता था किसी जमाने में, बहुत जमाने में। नमक का कटरा आज भी भरतपुर का एक विशेष मोहल्ला है जी। दूसरा, भरतपुर को तो ये नमक उद्योग चल रहा है। हाँ, भौगोलिक दृष्टि से और एक कटोरी की स्थिति में है। कटोरी की स्थिति ऐसे कि रूपारेल नदी जो अलवर से निकलती है, एक बाणगंगा जो जयपुर से निकलती है और गंभीरी, इन तीनों का पानी के किसी ज़माने में भरतपुर को मिलता था। लेकिन धीरे धीरे ये नदियाँ सूखती गई और मौसमी नदियाँ हैं, बरसाती नदियाँ हैं, तो वो जो भरतपुर की जल समस्या है। दूसरा, जो चूँकि नमक उत्पादक रहा तो खारा पानी, वो पहले भूजल काफ़ी ऊंचाई पर था, लेकिन खारा पानी होते होते धीरे धीरे समस्या समाप्त हो गई। उसके बाद जब चंबल के पानी जो धौलपुर से होकर निकलता, चंबल पानी की एक लिफ्ट कैनाल
अभी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, चंबल प्रोजेक्ट भी चल रहा है, लेकिन वो चल ही रहा है कागजों। हाँ, लेकिन वो एक्चुअल में, इसके अलावा जब ERCP की जो स्कीम बनी थी, ERCP सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर भी आएंगे, लेकिन चंबल प्रोजेक्ट के कारण जो पानी की आपूर्ति होनी चाहिए वो आपूर्ति नहीं हो रही है। वो इसलिए कि पानी, देखिए, जब चंबल से पहला काम जो था कि धौलपुर और भरतपुर के शहरी क्षेत्रों को और ग्रामीण क्षेत्रों को पीने का पानी प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाए, उसको धीरे धीरे आगे तक बढ़ाया गया, उसको डीग तक लाया गया, डीग से कुम्हेर डीग लाया गया, उसको फिर कामा पहाड़ी तक लाया गया, उधर नगर तक पहुंचाया गया, लेकिन उतनी मात्रा में जितना पानी आवंटित होना चाहिए वो आवंटित नहीं हो रहा। उसमें दूसरा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंबल नदी को लेकर के भी विवाद उत्पन्न रहते हैं। उन्होंने चंबल नदी पर मध्य प्रदेश ने 137 एनीकट बना दिए हैं, उससे पानी की रुकावट हो रही है। तो जितनी अपेक्षित मात्रा में राजस्थान को पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो उसका खामियाजा भरतपुर और धौलपुर दोनों को उठाना पड़ता है। दूसरा, उसके साथ पानी के साथ साथ कई समस्याएं और जुड़ जाती हैं, जैसे रेत का होती है, बजरी का समस्या, वो खड़ी हो जाती है। दूसरा, वहाँ एक अभयारण्य बना हुआ मगरमच्छों का, वो भी एक जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है उसकी तरफ से भी आपत्ति होती है इसको लेकर के वगैरह कुछ ना कुछ, तो इसलिए कई समस्याएं होती है। दूसरा जो सबसे बड़ी और समस्या है वो आ जाती है, हम आगे भी बात करेंगे। बहुत वर्षों पहले NCR में अलवर और उसमें बाद में भरतपुर को जोड़ा गया। पहले डिमांड हुई थी NCR में भरतपुर को जोड़ा जाए, अब डिमांड हो रही है NCR से। उसका कारण यह है कि सोनी जी की भरतपुर जो है, भरतपुर में बहुत पहले एक बहुत फेमस उद्योग होता था डेयरी का, इसका डालमिया डेयरी थी, वो डेयरी थी चूँकि दुग्ध कृषि दृष्टि से बहुत अचार के लिए भी काफ़ी। दूसरा, भरतपुर जो है सिंचाई की जो आधुनिक प्रणाली थी वो बहुत प्राचीन प्रणाली थी, जिसका लोगों ने विदेशों में अध्ययन हुआ उसका, वो धीरे धीरे सिंचाई प्रणाली सारा तंत्र सारा खत्म हो गया। उससे पहले क्या है, बरसात में पानी इकट्ठे किए जाते थे, उसका साल भर उसका उपयोग होता था पानी में, वो धीरे धीरे सिंचाई तंत्र खत्म हो गया। उसके साथ साथ अब जो जैसे मैंने बताया तीनों नदियाँ हैं, रूपारेल, बाणगंगा, गंभीरी, पांचना बांध जब बन गया तो इसका पानी, गंभीरी नदी का पानी समाप्त हो गया। जो विश्वविख्यात घना पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय केवलादेव उद्यान, उसमें पानी की आपूर्ति, उसके जो हेरिटेज साइट मिली है उसके अस्तित्व पर खतरा आ गया। फिर वो तो सरकार के यूनेस्को से और चेतावनी मिलने पर पानी की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। तो ये स्थितियाँ, पानी की तो समस्या अभी तक बनी है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि ERCP को लेकर भी कुछ काम नहीं हो रहा है, इसकी वजह से उनको जो खेती करने का जो रुझान है वो भी घट रहा है। देखिए, ये 13 जिलों की समस्या है जी, झालावाड़ से शुरू होकर के हड़ौती अंचल से शुरू होकर पूर्वी राजस्थान तक आती है। अब इसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर के, क्योंकि केंद्र सरकार का जो कहना है ERCP के जो है जिस पानी के अनुपात के आधार पर ये बननी चाहिए थी उसका पालन नहीं हो रहा है। राज्य सरकार अड़ी है कि हमने जो तय किया वो इसी को फाइनल माना जाए, तो वो जो सैद्धांतिक पक्ष है उसका जो तकनीकी कारण है, जब तक उस तकनीकी समस्या का समाधान नहीं होगा ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये ठीक है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया बहस का, और कोशिश ही की गई। और अभी जैसे जो इसके लिए पिछले कुछ वर्षों से पंडित रामकिशन जी जो इस क्षेत्र के सांसद भी रहे हैं, इस क्षेत्र में विधायक भी रहे हैं, वो इस पानी के आंदोलन को ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह और कर रहे हैं, ERC पर वो भी जोर दे रहे हैं। और अभी जो टोडा भीम के एक नेता हैं मीणा जी, कुल मिलाकर सभी प्रयास इस चीज के लेकर। लेकिन मैं समझता हूँ कि ERCP अगर जाएगी तो पेयजल की समस्या के साथ साथ सिंचाई की व्यवस्था, तो उससे जो औद्योगिक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, अगर एक कड़ी जुड़ेगी तो उसके साथ साथ में सारी कड़ियां जुड़ेगी और किसानों का रुझान भी बढ़ेगा खेती के लिए, एक मोटिवेशन मिलेगा। एक जनता की सबसे बड़ी वहाँ पे जो समस्या देखने को मिली है कि वहाँ पे कोई औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है, इस वजह से उनको भरतपुर छोड़कर किसी और राज्य में, किसी और जिले में पलायन करना पड़ रहा है। औद्योगिक विकास जो होने की दर है वो भरतपुर में लगभग थम सी गई। नहीं सुनिए, बहुत पहले बाबू राज बहादुर जो केंद्रीय मंत्री थे, उनके प्रयास से सिमको वैगन फैक्ट्री, रेल के डिब्बे वहाँ बनाए जाते थे वो, लेकिन उन्होंने इस समय देश की राजनीति में और औद्योगिकीकरण में उस सिमको वैगन फैक्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन वहाँ की जो श्रमिक समस्याएं थी, गुटबाजी को लेकर धीरे धीरे वो बंद होने के कगार पर आ गई। फिर कुछ पिछले वर्षों से वहाँ ट्रैक्टर और अन्य सामान बनाए जाने लगे हैं। लेकिन जो इसके साथ शुरू में जैसे कहा डालमिया डेयरी, वो बहुत बड़ा उद्योग था, कुल मिलाकर धीरे धीरे खत्म हो गया। दूसरा एक बहुत बड़ा जो कारण है वो ये जो मथुरा रिफाइनरी है उसकी वजह से, और ये इधर आगरा का ताजमहल है,
इनकी वजह से कुछ रुकावट है सारा, इसलिए एनसीआर में शामिल होने की वजह से जो पहले डिमांड हुई थी जी, यानी हरियाणा ने 16,000 करोड़, उसमें बहुत पहले का आंकड़ा है, 16,000 करोड़ रुपए अपने इससे योजनाएं बनवा ली, लेकिन भरतपुर में इसके प्रति एक तो उपेक्षा। तो भरतपुर के विकास में ये एनसीआर में जो उनका नाम जुड़ा हुआ है वही आड़े आ रहे हैं। एनसीआर इसलिए अब डिमांड हो रही है पिछले कुछ एनसीआर से निकाला जाए, क्योंकि औद्योगिक विकास की जो शर्तें पाबंदियां हैं उन पाबंदियों की वजह से हमारे औद्योगिक विकास। चलो ये औद्योगिक विकास तो होगा बाद में जब जनप्रतिनिधि कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ जनप्रतिनिधियों को ऐसी क्या दिक्कत हो रही है कि जो पहले से ही वहाँ पे स्थापित उद्योग थे उसको संभाल नहीं पा रहे हैं? नहीं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। एक तो बेसिक चीज़ है वहाँ कच्चे माल की उपलब्धता इतनी नहीं है अपेक्षा में। दूसरा पानी की समस्या जो है, कई उद्योग पानी से जुड़े हुए हैं। कुटीर उद्योग जैसे पत्थर उद्योग है, बंसी पहाड़पुर का पत्थर विपुल मात्रा में राम मंदिर जा रहा है। अब जैसे किशनगढ़ में देखें मार्बल के कितने कुटीर उद्योग डेवलप हुए हैं, लेकिन वहाँ उस दिशा में कभी कोशिश नहीं की गई। उसका कारण है कि विकास के नाम पर जो आपसी गुटबाजी थी नेताओं की, वो कहीं ना कहीं इसके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदार रही है। और उस हिसाब से जनता भी जो है उन्होंने जिस ढंग से अपना प्रतिनिधित्व चुना है, राजस्थान के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य रहा है भरतपुर जिले का। जब जब भी राजस्थान में जो सरकार बनी उससे दूसरे दल के, वहाँ पे विपक्षी दल के कैंडिडेट अधिक जीते। ये भरतपुर के लिए एक मौका जरूर आया वसुंधरा राजे के टाइम में कि जब एमएलए भी अधिक संख्या में थे और सरकार में भागीदारी भी अधिक। ये एक राजनीतिक जो विरोधाभास वहाँ रहा है कि इसकी वजह से भरतपुर जो विकास की दौड़ में बहुत पिछड़ गया। दूसरा शासन प्रशासन में शुरू से 1952 से शासन प्रशासन में राजस्थान भरतपुर जिले का और धौलपुर जिले का, जबकि मैंने अभी जिक्र किया कि दो मुख्यमंत्री धौलपुर से रहे। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने धौलपुर का प्रतिनिधित्व किया। भैरव सिंह शेखावत प्रतिनिधित्व किया। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान से मुख्यमंत्री रहे, उसके बावजूद भी हम दौड़ में पिछड़ गए। जितना विकास का अनुमान लगाया गया मुख्यमंत्री होने के नाते, लेकिन वो नहीं हुआ। ये बात जरूर है कि वसुंधरा राजे के टाइम में भरतपुर को संभाग मुख्यालय का दर्जा मिला। 7वां संभाग मुख्यालय वसुंधरा जी के राज में बना था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरी संभाग मुख्यालय बन गया, लेकिन उसका महत्व नहीं अभी तक हुआ। क्रियान्वयन जो होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ। अभी आप देखिए कृषि प्रधान क्षेत्र कहलाता है भरतपुर, लेकिन आप देखिए वहाँ कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय नहीं है। जोधपुर में दो कृषि विश्वविद्यालय खोल दिए गए, उदयपुर में खोल दिए गए, बीकानेर में खोल दिए गए, लेकिन भरतपुर जिसके लिए जरूरत थी सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। सरसों जिला घोषित करने की मांग कितने वर्षों से होती जा रही है, लेकिन आज तक सरसों जिला 45% भरतपुर का होता है। अचार उद्योग पूरे देश में फेमस है, लेकिन उसके बावजूद उसको जीआई टैग के लिए कोई जनप्रतिनिधि कोशिश भी नहीं की गई। दूसरा जो उद्योग विभाग है जिसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कमी रही, और वहाँ के लोगों का भी एक समूह बना करके अगर करें तो मैं समझता हूँ जब तक जीआई टैग नहीं मिलेगा आपके अपने क्षेत्र की प्रोडक्ट को विशिष्ट पहचान नहीं मिलेगी। तो पहचान नहीं मिलेगी तो रोजगार के अवसर भी नहीं होंगे। बिल्कुल, वहाँ के जनता का कहना है कि रोजगार के अवसर बिल्कुल नहीं है, बेरोजगारी है यहाँ पे, इसलिए हमें पलायन करना पड़ रहा है। देखिए वहाँ जो बात आई थी, जैसे पानी की बात आई थी, कुटीर उद्योग अगर होते हैं सारे इस तरह का, कृषि विश्वविद्यालय अगर खुलता है, रोजगार के नए नए कृषि उत्पादन के जो संलग्न उद्योग हैं वो अगर बढ़ते हैं तो वहाँ अपराध कम होंगे। अपराधों के ग्राफ भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कारण है कि देखो यूपी से लगा हुआ है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं सारा। अब केवल एक घना है, घना बर्ड सेंचुरी है, उस घना बर्ड सेंचुरी की भी अपनी एक सीमा है। पर्यटन की दृष्टि से देखिए कि ये गोल्डन ट्रायंगल पर आता है। जो भी पर्यटक आता है राजस्थान में, तीसरा पर्यटक जयपुर आता है। वो जयपुर से शुरू करता है, दिल्ली से आगरा, आगरा से जयपुर आता है। भरतपुर बीच में डीग के जल महल हैं। डीग के जल महलों की इतनी ख्याति है, लेकिन उसको उतनी प्रमुखता नहीं मिली। कितनी बार योजनाएं बनी, मुझे याद आता है 1967 की बात है, मोहम्मद यूनुस केंद्रीय मंत्री आए थे और उसमें योजना बनी थी, लेकिन वो जल महलों यानी उधर अगर उदयपुर की हम देखें, सहेलियों की बाड़ी छोटा सा स्थान, उसको इतनी विश्व ख्याति मिली, लेकिन डी के जल महल आज भी उपेक्षित हैं। आज भी वो गंदा पानी और उनके तालाब जो हैं, यानी धरोहरों के संरक्षण की भी बहुत जरूरत है हमें। खुद इंदिरा गांधी इमरजेंसी वहाँ आई थी जी, लेकिन कोशिश हुई इनकी, लेकिन आज भी भरतपुर का तो ओवरऑल इतना ऐतिहासिक महत्व है, मुगल काल से लेके चला आ रहा है। देखिए भरतपुर अगर इतिहास की दृष्टि से देखें तो भरतपुर ने दो मौकों पर निर्णायक भूमिका बनाई जो भारतीय इतिहास को प्रभावित कर सकती है। पहला जो राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ था खानवा में, वो हुआ। दूसरा जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, अगर उसे महाराजा सूरजमल की रणनीति को अपनाया जाता तो पराजित नहीं होते जी। और उसका तीसरा जो है अंग्रेजों के शासन में 1805 में लॉर्ड लेक ने हमला किया,
लेकिन तीनों बार फेल हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण ही, सबसे बड़ा मुद्दा है कि उन ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण किया जाए ताकि पर्यटन की दृष्टि से भी वहाँ पे रोजगार के नए अवसर विकास जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि भरतपुर के निकट नौह छामदी है, नौह गाँव, उससे बहुत पहले, आज से करीब 50 साल पहले वहाँ उत्खनन हुआ था। वो लोह युगीन सभ्यता मिली है। यानी 5 युगों की संस्कृति का चित्र है वो नौह। यानी कभी वहाँ कहता था कि अभी यहाँ नदियाँ बहती थी, इसलिए नौका बनाने का उद्योग हुआ करता था। एक नई सभ्यता को जानने को मिला और उस सभ्यता के सहारे वहाँ की यक्ष प्रतिमा आज भी भरतपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ऐसा पुरातत्व की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से भरतपुर और धौलपुर जिला, ये दोनों जो है वसुंधरा जी के टाइम में कुछ कार्य बनी थी योजनाएं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा उसका कोई उपयोगिता नहीं होगा। भरतपुर के राजनीतिक समीकरणों की चर्चा की जाए तो आपको क्या लगता है वहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए, वहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भरतपुर के लिहाज से क्या हो सकती है? देखिए भरतपुर, क्योंकि 2018 के चुनावों पे अगर गौर किया जाए तो वहाँ पे बीएसपी है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी वहाँ पर 2018 के चुनाव में तो उनको जमीन को तलाशना था, लेकिन जमीन नहीं तलाश। अगर 1952 से भी अगर अब नज़र दौड़ाएं भरतपुर के इस पर, तो वहाँ शुरुआत की जो स्थिति है राजनीतिक नेताओं की, वो सत्ता के खिलाफ रही है। शुरुआत की उस सत्ता की खिलाफत का जो एक, जो कहते हैं ना, एक जो सत्ता में रहे उसके बाद अपोजिट रहा है। हाँ, अपोजिट रहा है। मैंने जैसे अभी कहा कि केवल एक मौका आया था वसुंधरा जी के कार्यकाल में कि भरतपुर जिले के अधिकांश विधायक समानांतर थे, नहीं तो हमेशा इस तरह का रहा। दूसरा ये है कि वहाँ जब इस तरह का एक स्वाभिमान, इस तरह का जो वहाँ के मतदाताओं में अक्खड़पना जिसे कहते हैं कि मूछ का बाल, वो उस तरह की जो स्थिति बनी हुई है। दूसरा, वहाँ शुरू से 1952 के चुनाव से देखें, एक बहुत बड़ी बात है कि मुख्य धारा कि जो वहाँ का राज परिवार था, वहाँ राज परिवार जो आखिरी शासक थे महाराजा ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने अपने भाइयों तक का विरोध किया। किस लिए कि उस समय जो एक प्रतिनिधि थे राज बहादुर जी, उनका सपोर्ट उन्होंने किया पॉलिटिकली, इसलिए सपोर्ट किया कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, केंद्र में हमारे राजस्थान का, भरतपुर जिले का विशेष विकास कर सकेगा। तो उन्होंने अपने भाइयों का विरोध किया सैद्धांतिक रूप से, केवल इसलिए कि मेरे भरतपुर जिले का विकास हो। राजनीति के सिद्धांत उस वक्त थे, लेकिन 2018 के बाद की बात की जाए तो उसमें आपको क्या लगता है? 18 से और 18 के बाद की वर्तमान तक, वर्तमान परिस्थितियों की। नहीं, अब जैसे पिछली बार से अब जिस तरह का प्रतिनिधि चुने गए, जैसे अभी आप भी बता रहे थे कि पूरे जिले में एक भरतपुर और धौलपुर कुल 11 सीटें हैं, 7 भरतपुर में, 4 धौलपुर की। इन 11 सीटों में कांग्रेस बीजेपी को एक भी स्थान नहीं मिला, केवल धौलपुर में एक जगह मिली। वो शोभा रानी कुशवाहा भी जो है वो भी अपने उन्होंने के जेल में जाने के बाद उपचुनाव में जीती, और अभी कुछ सालों पहले, एक दिन पहले उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और उनको धौलपुर से कैंडिडेट बना दिया गया। और उनके अपोज उनके जीजा हैं, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और वो आमने सामने। नहीं, दूसरी बात है, पिछले कुछ 3 चुनावों से विशेषकर बसपा की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बसपा ने अब जब देखिए अशोक गहलोत ने पिछले 2 कार्यकाल में जो अपनी सरकार बनाई है, बसपा से जो 6 चुने गए थे उसमें से भरतपुर का बहुत बड़ा योगदान था। वो सबको मिला करके अपनी सरकार को बचाने में भी, बनाने में भी और बचाने में भी। तो बसपा ने अपनी जो पॉकेट बनाया है वहाँ मायावती के टाइम में, वो उस तरह की कोशिश जो कि राजनीति की तीसरी ताकत के रूप में बसपा ने अपने धरातल को तलाश किया है। और ये वो तीसरे मोर्चा को तो नहीं डेवलप कर पाई, लेकिन उन्होंने सरकार बनाने बिगाड़ने में योगदान जरूर दिया। राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ये समय कोशिश हुई थी पिछले चुनाव में कि उनको लग रहा था अशोक गहलोत को कि भरतपुर से टिकट के दावेदार अधिक होंगे, तो ये उन्होंने राजनीतिक अपनी समझ अपने, चूँकि डॉक्टर सुभाष गर्ग उनके बहुत निकटवर्ती सहयोगी रहे हैं, इसलिए अजीत सिंह से समझौता करवा के उन्होंने और इस कोशिश की 2 टिकटें ली थी, मालपुरा की और भरतपुर की। भरतपुर में विकास कार्य में जरूर सुभाष गर्ग ने कोशिश की है, लेकिन उसके साथ साथ अभी जो कांग्रेस के टिकटों की मारामारी हो रही है, डॉक्टर गोविंद शर्मा जो जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने पाला बदल लिया, वो बसपा से वो राजनीतिक समीकरण रोज चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। अपनी उसे प्रतिद्वंदिता होती है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। दूसरा साथ साथ जो गुटबाजी है, चाहे कांग्रेस की गुटबाजी हो चाहे भाजपा की गुटबाजी हो, और बसपा कोशिश ये करती है समीकरण किस तरह से जिताने के और बिगाड़ने के। वो कुल मिलाकर सारी राजनीतिक पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा भरतपुर में। बात अगर धौलपुर की जाए तो धौलपुर में अब भी दस्यु जो आतंक है बीहड़ के क्षेत्रों में, वो धीरे धीरे कुछ कम हो रहा है क्या? उसके लिए भी कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ की जनता का कहना है कि अपराध का ग्राफ वहाँ कम नहीं हुआ है। जैसे एक तो वहाँ बजरी माफिया, बजरी माफिया अब एक दूसरे रूप में आया है। एक ज़माना जब तालाबशाही में डाकुओं का समर्पण हुआ था,
तो उसके बाद से धीरे धीरे उनको सामाजिक धारा में जोड़ा गया, मुख्य धारा से जोड़ा गया। आज भी बीएड का एक तो धीरे धीरे जो विकास का क्रम है, बीएड भी है, उससे धीरे धीरे अनपढ़ है या शिक्षा का अभाव है तो शिक्षा पहुंच रही है उनकी। लेकिन अभी भी जो पिछड़ापन है, जो वहाँ के जातीय समीकरण है, यानी जैसे कि फला जाति, कुशवाहा जाति है, गुर्जर जाति है, मीणा है, ये सब का कहाँ कहाँ किसके साथ साथ वो समीकरण कहाँ किसको प्रभावित करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं। लेकिन धौलपुर की एक जो खास बात है वो पॉलिटिकली कि जो आपसी प्रतिद्वंदिता है, वो प्रतिद्वंदिता यानी पारिवारिक। अब जैसे अब राजा खेड़ा की बात करें, राजा खेड़ा प्रद्युम्न सिंह जी यानी उनकी तीसरी पीढ़ी अब राजस्थान में प्रतिनिधित्व कर रही है। उनके पिताजी प्रताप सिंह जी खुद और उनका बेटा राजा खेड़ा भी सुर्खियों में रहता है। सुर्खियों। और आप देखिए कि मजे का प्रद्युम्न सिंह की जाति का वहाँ कोई वो इतना वर्चस्व नहीं है, उसके बावजूद भी उनका अपना जो पिताजी के समय की जो राजनीतिक विरासत को सहेज रहे हैं वो सारा बराबर चला आ रहा है। उसी तरह अभी बसेड़ी अभी नया क्षेत्र बना, पहले वो बाड़ी का क्षेत्र था, उसमें जो मीणा समुदाय को निकाला गया वो जाकर के बसेड़ी हो गया, नहीं तो बाड़ी का प्रतिनिधित्व बराबर उस तरह का हो रहा था। तो ये जो जातीय समीकरण वहाँ बनते हैं वो उनमें ये कि इस जाति के वोट इसको मिलेंगे, इसको जाति का वोट मिले, इस तरह का जो समीकरण है बड़ा पेचीदा हो जाता है। और कब ऊट और ये समीकरण रोज चेंज होते रहे, ऊट क्या करवट बैठेगा ये कोई पता नहीं रहता, वो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप आंकड़ों पर जाएं तो देखिए कि जिस व्यक्ति को 20,000 वोट मिले, अगली बार उसको 60,000 वोट मिल रहे हैं। और जब दूसरा दल से आता है, ये राजनीतिक समीकरण है जो दिनों दिन चेंज होते रहेंगे। बिल्कुल। धौलपुर में भी सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, औद्योगिक विकास वहाँ पे भी नहीं हुआ। जैसा हमने भरतपुर के लिए बात की, वो धौलपुर की बात है। तो धौलपुर में भी रेड स्टोन के लिए फेमस है, तो रेड स्टोन के लिए भी मतलब जितना खनन के लिए जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए उतनी वहां तक नहीं पहुंच। देखिए दुर्भाग्य रहा, वही मैंने कहा ना, धौलपुर का भी ये दुर्भाग्य रहा और भरतपुर का कि विकास की दौड़ में पिछड़ापन रहा और पिछड़ापन रखा गया शासन प्रशासन की ओर से। अब जैसे वहाँ ये मिनी ट्रेन, वो जो क्या नाम है, मीटर गेज ट्रेन किस लिए की थी? पत्थर उद्योग के लिए चलाई गई थी। राजा खेड़ा से धौलपुर तक पत्थर जाता था, एक बाड़ी होकर के जाता था, एक बछड़ी होकर के यूपी के ताजपुर तक जाती थी। और धीरे धीरे फिर वो यात्री ट्रेन भी इससे शुरू की गई और लेकिन जब लाभकारी नहीं रही, साधन हो गए यातायात के, तो इसलिए बंद करके एक नई चीज़ हो रही है कि अब धौलपुर को गंगापुर से जोड़ने के लिए बड़ी रेल लाइन बिछाई जा रही है। इसका निश्चित रूप से वो मेन कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो सारा। दूसरा है कि यूपी का हिस्सा भरतपुर, धौलपुर यूपी और मध्य प्रदेश दोनों से हिस्सा हुआ है। और चूंकि बीएड का और दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहा है और मुरैना के पास ऐसे ऐसे बीएड इलाके हैं जहाँ सैकड़ों साल पुराने मंदिर हैं, लेकिन उनकी कोई देख रेख नहीं हो रही है, सब भीड़ों के उनका संरक्षण नहीं है सारा, तो वो धरोहर सारी खत्म होती जा रही है। उनका दस्युओं का आतंक भी इतना है कि टूरिस्ट प्लेस भी नहीं बन पा रहा है, पर्यटक आते ही नहीं है वहाँ पे। अगर उसको इस तरीके से भी एक पर्यटन के क्षेत्र के रूप में उभार दिया जाए तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो अपराधों का ग्राफ वहाँ बढ़ता जा रहा है उसको तुरंत प्रभाव से कम किया। उसका बहुत बड़ा कारण है कि जब तक रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होंगे, जब तक वहाँ के कुटीर उद्योग, जैसे मैंने कहा कि किशनगढ़ में मार्बल के आधार पर कितना कुटीर उद्योग खड़ा हुआ, वहाँ के धौलपुर का स्टोन चाहे वो बहुत पिंक कलर का भी और लाल कलर का भी है, पिंक कलर की बहुत अच्छी चीजें बन सकती हैं, वो कर सकते हैं आप लोग। दूसरा ये कृषि क्षेत्र है जी, दोनों चंबल का पानी है वहाँ उपलब्ध है, तो खेती को बढ़ा करके और कृषि से जो कृषि उत्पाद है, अन्य उद्योग हैं, वो अगर शुरुआत हो जाएंगी तो निश्चित रूप से ग्राफ जो है रोजगार के बढ़ेंगे और अपराध अपने आप कम होते हैं। अपराध कम हो जाए। दूसरा जो राजनीतिक परिपक्वता है जी, वो समझबूझ जी, जैसे अब भरतपुर जिले का पड़ोसी अलवर जिला है जी, वो डेवलपमेंट में आ गए क्योंकि वहाँ के राजनेता एकजुट हो जाते हैं जी। उदयपुर आप देखिए सुखाड़े जी के टाइम से तो यहाँ भी जो विपक्षी दल मिलकर के विकास के लिए जुटते थे, वो इस अभाव ना धौलपुर में है ना भरतपुर में है। तो धौलपुर के जो राजनेता हैं उनके सामने इतने सालों से क्या कुछ चुनौतियां हैं, इस वजह से वो काम अपनी आवाज को मुखरता के साथ में नहीं रख पा रहे? मैंने कहा जब तक वहाँ जनता उस हिसाब से ऐसे प्रतिनिधि चुने या बाध्य कर दे इस तरह के कि भाई वो एकजुट होकर हो, डेवलपमेंट के नाम पर एकजुट नहीं होंगे तो वहाँ परिवारवाद हावी, यानी आप देखिए कि यानी चचेरे भाइयों में पारिवारिक बंटवारा हुआ, उसका असर राजनीतिक पर कहने की जनता भी चाहती है, चचेरे भाई भी आमने सामने, तो उसका एक आनंद लेने की बात जो होती है ना, एक मजा लूटने की बात, उस तरह का एक माहौल बन गया मुद्दों पे नहीं, मतलब वो व्यक्ति विशेष के ऊपर आधारित सारी है। तो वो सारी जो चीजें जब तक मुद्दों के ऊपर केंद्रित नहीं रहेगा चुनाव, तब तक यही हालात रहेंगे। बिल्कुल। राजनीतिक समीकरणों की बात की जाए तो जो धौलपुर के 4 विधानसभा क्षेत्र है उनमें आपको क्या लगता है किस तरीके से कड़ी टक्कर? नहीं, अब देखिए पिछली बार से अगर अब आंकड़ों पर जाएं और सारा करके तो
पिछले 3 चुनावों को देख लें, जो 2008, 2013, 2018, इन चारों सीटों पर, धौलपुर की चारों सीटों पर कहाँ बसपा ने कैसा कैंडिडेट उतारा है, उसका लाभ बीजेपी को मिल रहा है या कांग्रेस को मिल रहा है। कांग्रेस ने जो अशोक शर्मा मान लिया, वो धौलपुर से खड़ा हुआ, उसको बीजेपी ने राजाखेड़ा से खड़ा कर दिया। अब अभी मलिंगा, गिरिराज सिंह मलिंगा, उनकी अपनी अलग, यानी वो अगर गारंटी लेना चाहते, अध्यक्ष भी रह गारंटी लेना चाह रहे हैं कि अगर मैं इस पार्टी में शामिल हूँ मुझे फलां जगह टिकट पहले ही निर्दलीय खड़े थे, हाँ, और अब बसपा से भी हो गए, यानी अभी भी वो गारंटी लेना चाह रहे हैं कि मैं इस दल में शामिल हो सकता हूँ, पर गारंटी है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। तो इस तरह की जो गीदड़ भभकी कहें या क्या नाम है, राजनीतिक समीकरण है अपने अपने, तो उससे उसका जो है उसका लाभ जो मिलना चाहिए था वो पॉलिटिकली जो एक संवेश्वर जो जाने चाहिए थे, आवाज बन करके एकजुट होकर के विकास के नाम पर, विकास के नाम पर, चूंकि नाम आपका भी विकास है तो चर्चा कर रहा हूँ विकास की अगर बात होती है वो अगर एकजुट होते हैं, फिर जो उदाहरण दिए मैंने धौलपुर का, भरतपुर का पड़ोसी जिला अलवर, वहाँ नेता एकजुट होते हैं इसमें विकास के नाम पे। यहाँ पे अगर भरतपुर धौलपुर में विकास होता है तो क्योंकि इनकी राज्यों के साथ भी सीमाएं लगती है तो वो भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, उनकी भी नजरें इन सीमावर्ती जिलों पे रहती है कि राजस्थान के इन जिलों में राजस्थान के क्या हाल है, एक मैसेज आता है उनको भी। बिल्कुल बिल्कुल जी, यानी आप देखिए कि उसका मुझे याद दिला दिया अच्छा कि और नत्थी सिंह जी भरतपुर के जनप्रतिनिधि रहे और भैरव सिंह सरकार शेखा मंत्री भी रहे वो जी, उनको उस समय इंदिरा गांधी ने जी और फतेहपुर सीकरी जो यूपी का एक हिस्सा है उसमें चुनाव प्रभारी बनाया कि ये व्यक्ति ऐसा है जो उस क्षेत्र को अपनी भाषण शैली से, अपने संपर्कों से, संबंधों से वो कर सकता है। यानी इस तरह की चीज़ को उस महिला ने, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहचान लिया जी। तो ऐसे नेता हैं राज बहादुर जी, लास्ट में जाकर के 1980 में और केंद्र की राजनीति में आए जी, विधायक बने भरतपुर से, लेकिन वो मतलब दो राज्यों की संस्कृति का भी वहाँ पे मिलन हो रहा है। बिल्कुल, उस संस्कृति का सांस्कृतिक प्रभाव भी कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव को प्रभावित करता है। हाँ, दिखाई देता है। अब ये मैं समझता हूँ कि नई जनरेशन आ रही है जी, अब जो नई तीसरी पीढ़ी आ रही है, दूसरी पीढ़ी आ रही है, वो दूसरी पीढ़ी अगर एकजुट हो जाए अगर इसी तरह की, तो मैं समझता हूँ इन दोनों जिलों की तस्वीर बदल सकती है, राजनीतिक तस्वीर भी बदल सकती है। और उसमें मैं समझता हूँ जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दलों का तो है ही, जो सामाजिक इस तरह के लोग हैं वो अगर एकजुट होकर इस तरह के प्रेरित करें कि अच्छे लोगों को चयन हो, साफ सुथरी छवि हो, जिनकी आपराधिक प्रवृत्ति नहीं हो, तो वो उनका लाभ मिलेगा आगे जाके, राजनीतिक तस्वीर दोनों जिलों की और प्रभावित हो सकती है। और ये कोशिश ये हो सकती है कि शासन प्रशासन में, यानी आप देखिए कि अगर दोनों जिलों से बड़े अच्छे पदों पर रहे, विदेशों में जाके नाम कमाया है। अभी बयाना की एक लड़की ने नासा में एक नए ग्रह की खोज की है। अच्छा, करिश्मा बंसल उसका नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे कई प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को कैसे बस मौका उनको उचित मिले और उनके साथ में, बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो नई पीढ़ी आ रही है राजनीति में, उससे अलग हट करके, परिवार विरासत है, राजनीतिक विरासत से अलग हट करके अगर ऐसा कुछ होता है और मतदाता है ऐसे लोगों को आगे प्राथमिकता से उनके पक्ष में मतदान करके उनको बनाते हैं और उनको करने का मौका दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों जिलों का कुछ अच्छा भला हो सकता है। बजरी खनन का जो मुद्दा है वो पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या, अवैध बजरी खनन का। धौलपुर में जो चंबल का जो एरिया है वहां पर भी अवैध बजरी खनन का सबसे बड़ा मुद्दा है। जब धौलपुर की जनता से हमारे संवाददाता ने बात करी तो जो वहाँ के व्यवसायी, ये बजरी व्यवसाय से जुड़े हुए, उनका भी ये कहना है कि अवैध बजरी खनन यानी बजरी के ऊपर प्रभावी रोकथाम नहीं है अवैध बजरी खनन को लेकर। देखिए उससे पूरा बजरी आजकल मुख्यतया मुख्य भूमिका में निर्माण, हाँ बिल्कुल, निर्माण सामग्री का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है उसमें बजरी। राजस्थान की समस्या से हम पीड़ित हैं। बजरी के भाव कहाँ थे और कहाँ से और नहीं निर्माण कार्य कितने रुके, और उससे आप देखिए उसका लाभ कितना होगा। अगर निर्माण कार्य रुके तो मजदूरी नहीं मिलेगी, लोगों की रोजी रोटी पर सवाल खड़े होंगे। जो स्थिति बनती जा रही है, जो वहाँ बजरी माफिया है वो एक तो मध्य प्रदेश उसकी डिमांड होती है, यूपी का कुछ बजरी मध्य प्रदेश जाती है बहुत सारा, क्योंकि उससे सीमा लगती है ना। लेकिन राजस्थान में जो चाहिए, राजस्थान में जो खपत होनी चाहिए वो वहाँ नहीं हो पा रही। दूसरा इतना गिरोह है कि इसमें जान के लाले पड़ जाते हैं, जान के लाले पड़ जाते हैं सुधारा करके जी। यानी गिरोह इतना है कि जो अगर विरोध कोई करता है, ये सरकारी प्रेशर उसमें भी रौंद के चले जाते हैं ट्रैक्टर टोलियों से, गोलियां चलती हैं उसमें। तो ये बजरी माफिया जो है वहाँ की क्राइम का एक बहुत बड़ा गैंग्स वॉर भी वहाँ पे चल रहे हैं। तो क्या कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करना भी बहुत ज़रूरी है वहाँ पे जी? क्या वहाँ बेसिक जो चीज़ है जी, जो गैंग है जी बजरी के माफिया का है, वो मध्य प्रदेश
पर भी प्रभुत्व करता है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को, और धौलपुर के कुछ हिस्से तो हैं उसमें नेचुरल, लेकिन उसकी सारी जो बजरी का अवैध खनन हो रहा है, उससे सबसे बड़ी जो कारण है, उससे अभी जो अभयारण्य बना है मगरमच्छों का, उसको भी खतरा पैदा हो चुका है कई बार। और कोशिश ये रही है कि जो बजरी का उत्पादन है वो रेगुलराइज किया जाए, उस पर एनसीटी भी कोशिश कर रही है, इस तरह के वहाँ भी मुकदमे चल रहे हैं और निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन उनकी खुली कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है। चंबल नदी धौलपुर के बिल्कुल सहारे बहती है, लेकिन चंबल नदी के होने के बावजूद धौलपुर की जनता को पेयजल की यहाँ पर भी वही समस्या है, पीने के पानी की अभी भी वहाँ पे समस्या है, पानी की जो सप्लाई है वो निरंतर नहीं हो रही है। उसका कारण है कई जगह चंबल जहाँ इतनी निचाई पर है कि उसको लिफ्ट करना वो बड़ा श्रम साध्य है, पैसा भी बहुत खर्च होता है, और फिर उसमें जो एनसीटी का एक लगा हुआ है, रोक लगी हुई है कि आप अभयारण्य को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन एक तरफ इंदिरा गांधी नहर को हम पंजाब से लेकर आ रहे हैं और एक धौलपुर के पास से जो नहर जो नदी बह रही है वहाँ से मतलब हम यहाँ तक लाने में इतनी दिक्कत हो रही है। जी उसका बेसिक जो चीज़ है ना कि जो चंबल नदी बह रही है जी, वो चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की है जी, तो उसमें राजस्थान चंबल जजों ने कहा कि चंबल नदी पर 137 जी और हैंडीकट बना चुका है मध्य प्रदेश। मुझे ध्यान है मैं जब भोपाल में कार्यरत था उस समय राजस्थान के सिंचाई सचिव थानवी जी आए थे जी, तो कोई बातचीत करनी थी, मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने इतने डरे हुए थे कि बत्रा जी इस चीज़ को आप अभी हाईलाइट मत करिए, यानी हम इतने दबाव में रहते हैं। उस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में समझो कोई बातचीत करने आए थे कि हमें राजस्थान को इतने मात्रा में पानी मिलना चाहिए चंबल नदी का, लेकिन ये स्थिति है कि वो खुल करके कहने की स्थिति में नहीं। तो चंबल प्रोजेक्ट पे अगर पूरी तरीके इसी तरह से अगर धौल पर आ जाए तो गुड़गांव नहर है, यमुना नदी का पानी समझौता हो चुका है हमारा, लेकिन उसके बावजूद जब बाढ़ आती है, यमुना में बाढ़ आती है तो पानी भरतपुर को डुबो देता है जी, यानी मैंने कहा वो कटोरी की स्थिति है, तो वो स्थिति जो पॉलिटिकली भी हम यानी आज तक अब अंतर्राज्यीय जल समझौते का पालन नहीं हो रहा है राजस्थान के लिए, तो उसमें धौलपुर भी शामिल है और भरतपुर भी शामिल है, इन दोनों को जो लाभ मिलना चाहिए। गंगा नदी का पानी हमें नहीं मिल पा रहा, यमुना नदी का पूरा पानी समझौते के अनुसार शिवचंद्र जी माथुर के टाइम में हुआ था वो हमें नहीं मिल पा रहा, तो वो स्थिति हमारी बिल्कुल व्यवस्था है। जो हरियाणा से जो क्षेत्र जुड़ा हुआ है वहाँ पे मुर्गी पालन, मछली पालन, हाँ हरियाणा में जो बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ जो है पिछले जो तालाब बन गए थे, उस तालाब से जब उसमें वहाँ की एक संस्था थी ल्यूपिन, उन्होंने कोशिश की काश्तकारों को, और इसके लिए जगह जगह उन्होंने मछली पालन का, मछली के बीज डलवाए, पैसा दिया, और आज ये है कि वहाँ के विशेषकर जो कामा से पहाड़ी उजीना ये सारा लेक, उसमें कामा और पहाड़ी तहसील इनसे सारा जो उत्पादन है, मत्स्य उत्पादन है, मछली उत्पादन है, वो उसकी बहुत बड़ी मंडी है। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का मेरठ और ये इलाका जी, और इसी तरह से कुक्कुट पालन जी, पूरी मंडी जो है इससे कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने लोग किसान समृद्ध हो गए। और जब रोजगार मिलेगा तो हर तरह की समस्याओं का समाधान बिल्कुल होगा और विकास की बात भी होगी सारा। और बेसिक जो चीज़ है कि विकास की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम पिछला चुनाव देखें 2014 का प्रधानमंत्री ने अपना जो चुनाव लोकसभा का चुनाव था, जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे भाजपा की ओर से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के नाम पर पहली बार, मेरे ख्याल आज़ादी के बाद पहली बार विकास को केंद्र बना करके ये चुनाव लड़ा गया और सरकार को बहुमत मिला। इसलिए इस 2019 के चुनाव को भी देखें, विकास को ये प्राथमिकता, विकास को प्राथमिकता देंगे तो निश्चित तौर पर वो विकास आपको चुनाव में रिजल्ट के रूप में आपके पक्ष में। और अब तो बेसिक जो चीज़ है कि वारंटी की बात है, यानी अब प्रधानमंत्री बार बार अपनी चुनाव सभाओं में बराबर कह रहे हैं कि मेरी जो गारंटी है वो कामों की गारंटी है, वो मोदी की गारंटी, यानी व्यक्तिगत रूप से भी इसको अपने साथ जोड़ रहे हैं। बिजली की सप्लाई को लेकर भी वहाँ पे भरतपुर धौलपुर में लगातार ये समस्या आ रही है कि बिजली की भी जो सप्लाई है उसमें भी कहीं ना कहीं बाधा आती रहती है। देखिए भरतपुर जो है रियासत काल में भी जी बहुत प्रगतिशील रियासतों में थी, यानी उस समय के तत्कालीन महाराजा कृष्ण सिंह ने भरतपुर में पहला बिजली घर बनाया था, टेलीफोन बनाया था पहले, टेलीफोन एक्सचेंज, जी हाँ रियासत राजस्थान का, जी हाँ रियासत कालीन में ये स्थिति थी कि इतनी उन्होंने हिंदी को राजभाषा घोषित, इतना समृद्ध हिंदी को राजभाषा घोषित किया था, यानी वो 18 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठे और उसी दिन राजगद्दी पर बैठे उन्होंने हिंदी को राजभाषा घोषित किया, और जो कर्मचारी 3 महीने के अंदर हिंदी भाषा नहीं सीखेगा उसको नौकरी से पृथक कर दिया जाएगा, इस तरह का बात। यानी वहाँ की हिंदी साहित्य समिति उत्तर भारत की जानी मानी संस्था और आज वो नीलामी के कगार पर है,
यानी रविंद्रनाथ टैगोर 1927 से एक तरफ हम नई संस्थानों को लाने की कोशिश करें, दूसरी तरफ हम जो हमारी संस्थानें जो विरासत के तौर पे हमें मिली है उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये भी मतलब जी बिल्कुल सही बात जी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है वहाँ की जो जनता है वो सोच समझकर मतदान करें। आप वहाँ की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए कि वहाँ पिछले कुछ वर्षों से खुद निर्वाचन आयोग ने कोशिश की है कि नई जो पीढ़ी है, जो बेचे राजीव गांधी के कार्यकाल में बहुत अच्छी बात हुई कि वयस्क मताधिकार की आयु हमने 21 से 18 कर दिया। तो नई जो जनरेशन आई है, नई युवा पीढ़ी आई है, उसमें उत्साह भी बढ़ा, इसलिए परसेंटेज जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और ये एक मौका होता है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, वयस्क मताधिकार 18 साल के जो वयस्क हम मानते हैं, मैं समझता हूँ कि आज की जो जनरेशन है हमारे टाइम से 30 साल आगे की सोच रखती है, उस भावी सोच को ये मौका है और जागरूक भी हुई जागरूक। और सबसे बेसिक चीज़ है कि हम इस देश में एक प्रगतिशील नेतृत्व देश को प्राप्त है नरेंद्र मोदी के टाइम में। तो मोदी जी बार बार इसी तरीके की आप मतदान जरूर करने जाइए। राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग लगातार स्वीप कार्यक्रम हर जिले में चला रहा है। भरतपुर धौलपुर की बात की जाए तो जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि अभी जो 25 नवंबर को मतदान होना है राजस्थान विधानसभा में, 11 क्षेत्र हैं, 7 भरतपुर जिले के, 4 धौलपुर जिले के, इन सभी मतदाता और विशेषकर युवा पीढ़ी जो है पहली बार जो मतदान करने जा रही है वो 100% मतदान करने के लिए और कोशिश ये करे कि अपने परिवार के सभी लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को एक माहौल बनाए कि हम अच्छे लोगों का चयन करें, जिससे कि विकास की धारा के साथ हम जुड़ें। अगर ये मतदान उनका, ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव है। चुनाव निर्वाचन जो है लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव है। और अगर अथर्ववेद की बात करें तो उस समय राजाओं के चुनाव भी जनता किया करती थी, तो हमारे यहाँ इस तरह का उदाहरण है, मालिक है लोकतंत्र। तो जनता जनार्दन जिसे हम कहते हैं शब्द, तो वो अगर मतदान के लिए बहुत आगे आएंगे। एक टाइम था पुराने 1952 में जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गीत गाते हुए महिलाएं वोट करने आती थी, तो इसलिए युवा मतदाता अगर हैं, वो युवा मतदाता अगर आगे बढ़ करके मतदान करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे तो 100% मतदान एक रिकॉर्ड हो जाए। प्रतिस्पर्धा इस क्षेत्र में भी अगर होती है और सबसे बड़ी बात मिलेगा, उनके मुद्दे और जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए एक अच्छा से अच्छा जनप्रतिनिधि मिलेगा उनको, जो उनकी आवाज को मुखरता के साथ में विधानसभा में राजस्थान के पटल पर रख पाएगा। जी, हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि 25 नवंबर को राज्य में चुनाव है, आप खुद भी मतदान करें और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। सर, आज आप स्टूडियो में पधारे और बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए DD राजस्थान। नमस्कार।